Good morning, everyone. I am Kranti Singh, Assistant Professor of Political Science. Today, we are going to start fourth chapter of your first unit, and this is the last chapter of the unit one. The chapter name is भारतीय संघवाद में उभरती विशेषताएं, Emerging Trends in Indian Federalism. भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि संघवाद होता क्या है, जिसमें मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि संघ जो है केंद्र राज्य के संबंधों के बारे में होता है। केंद्र राज्य संबंधों को संघवाद कहते हैं और अमेरिका जो है इस विश्व का एक प्योर संघवादी व्यवस्था मानी जाती है, जिसमें केंद्र के पास अपनी शक्तियां होती हैं, राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं और दोनों ही सेंटर एंड स्टेट जो हैं बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी हस्तक्षेप के, एक दूसरे के साथ बिना किसी टकराव के अपने अपने काम बड़े ही स्मूथली करते हैं। तो वो एक प्योर संघवादी व्यवस्था होती है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन वीडियो लेक्चर, मैंने उस पर 2 आपको प्रिपेयर करे थे। जिन बच्चों ने नहीं देखे वो एक बार फिर से जाके देख लें। वो था यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, यानी कि भारतीय संघवाद की एकात्मक विशेषताएं। इसमें बताया गया था कि भारतीय जो संघीय व्यवस्था है वो क्या केंद्र सरकार की तरफ अधिक झुकी हुई है, और इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए हमने लगभग 17 पॉइंट्स को डिस्कस किया था कि किस तरह से शो होता है कि भारतीय जो संविधान है कहीं ना कहीं एकात्मकता की ओर झुका हुआ है, यानी कि केंद्र सरकार को पावर्स अधिक मिली हुई है कंपेयर देन राज्य सरकारों के। उसके बाद हमने एक सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भी बात की थी। सहकारी संघवाद यानी कि जहां पर केंद्र और राज्य सरकारें मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देते हुए देश के कल्याण को आगे रखते हुए, बजाय कि अपने अपने क्षेत्र या अपनी अपनी जिम्मेदारियों के निभाने के, दोनों मिलकर एकता के साथ देश का कल्याण को प्रमुखता देते हुए सहकारी या कोऑपरेटिव तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं, वो सहकारी संघवाद कहलाता है। तो उसमें भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जिसमें बताने की कोशिश की थी कि कैसे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या इंडियन जो फेडरेशन है वो किस तरह से सेंट्रल स्टेट आपस में कोऑपरेटिव तरीके से जो है काम कर रहे हैं। ये सारा करवा देने के बाद, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हो जाने के बाद, जो आपका मेन पॉइंट्स आया था वो था कि इतना कुछ होने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन फेडरलिज्म में क्या वजह है कि स्टेट ऑटोनॉमी की बात चलती है या राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने की बात राज्य सरकारें करती हैं। तो उसके बारे में भी मैंने बहुत सारा आपको फीडबैक दिया था। तो ये 2-3 मिनट्स का जो मैं इंट्रो दे रही हूँ उसका कारण यही है कि जो आपका 4th चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके 1st, 2nd, 3rd चैप्टर्स के ऊपर। अगर आपने ये तीनों ही चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लिए हैं, आप अगर नहीं किए तो आप प्लीज़ फिर से जाइए और वीडियो लेक्चर्स को बार बार सुनिए, देखिए। तकरीबन 15 से 20 वीडियो लेक्चर्स हैं 15-15 मिनट्स के। उनको देखने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भारतीय संघवाद वास्तव में है क्या। ये जो 4th चैप्टर है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि भारतीय संघवाद में कौन कौन सी ऐसे ट्रेंड्स हैं, ऐसे कौन सी विशेषताएं हैं जो उभर कर सामने आ रही है, जिनका उभार हो रहा है। तो आप अगर 1 मिनट के लिए सोचें कि भारतीय संघवाद में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो उभर कर सामने आ रही हैं, तो आपको बहुत सारी ऐसी विशेषताएं जो है दिखाई दे जाएंगी। आज हम उन्हीं विशेषताओं पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारी जो पहली विशेषता है एमर्जिंग ट्रेंड्स जो है, फीचर्स जो हैं, उसमें पहली विशेषता में है केंद्र और राज्यों में राजनीतिक एकरूपता का पतन। पहले आप समझने की कोशिश कीजिए कि एकरूपता का मतलब क्या है। केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है, उसमें राजनीतिक एकरूपता का अभाव का या पतन का मतलब क्या होता है। यानी कि केंद्र सरकार किसी एक पार्टी की हो, राज्य सरकार किसी एक पार्टी हो, यानी कि केंद्र और राज्यों में एक ही पार्टी का शासन चल रहा हो, तो उसे कहते हैं पूरे देश में राजनीतिक एकरूपता। तो ये जो व्यवस्था है क्या वर्तमान में है? क्या आप वर्तमान में देख पा रहे हैं जो केंद्र सरकार है, यानी कि जो मोदी गवर्नमेंट है, क्या जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार और जैसा कि हमें पता है केंद्र में बीजेपी गवर्नमेंट है, क्या राज्य सरकार सभी बीजेपी गवर्नमेंट की हैं? आपका श्योरली आंसर होगा नहीं। तो इसी तरह की बात यहाँ पर की जा रही है कि केंद्र राज्यों में एक नई उभरती हुई संबंधों में उभरती हुई प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि राजनीतिक एकरूपता का पतन हो गया है। अब ये पतन क्यों कहा जा रहा है? ऐसा कौन सा वक्त था कि जब ये राजनीतिक एकरूपता हुआ करती थी? तो बच्चों, वो जो एकरूपता का काल है वो 1967 तक रहा। हमारे देश के जो फर्स्ट इलेक्शन हुए थे 1951 में, उस दौरान से लेकर 1967
तक का जो समय था वो राजनीतिक एकरूपता का समय था, क्योंकि केंद्र सरकार भी कांग्रेस की थी और राज्य सरकारें भी कांग्रेस की थी। लेकिन आने वाले समय में क्या हुआ, 1967 के जो चौथे आम चुनाव हुए थे उसमें 8 जो राज्यों में अलग गैर कांग्रेसी यानी कि कांग्रेस के अलावा अन्य दलों की सरकार उभर कर सामने आई, जिससे ये लगा कि जो एकरूपता अभी तक बनी आ रही थी वो अब खत्म हो गई, क्योंकि राज्यों में दूसरे दलों की सरकारें बनने लगी हैं। तो इस वजह से केंद्र और राज्यों में क्लैशेस भी बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक केंद्र और राज्य में एक दल की सरकार थी तब तक सहयोगितापूर्ण या यूँ कहे कि बिना किसी मनमुटाव के काम चल रहा था। लेकिन अब राज्य सरकारें अलग दल की बनकर आ गई है, तो ऑब्वियसली वो जो राज्य सरकारें हैं वो जनता को ही दिखाने के लिए कि आप लोगों ने हम पर भरोसा किया है, कांग्रेस सरकार के होते हुए भी हम आपके कल्याण के लिए ज़्यादा सोचेंगे या ज़्यादा करेंगे। तो इस टेंडेंसी के साथ राज्य सरकारें उतरी और इसी वजह से क्या है कि आपस में मन मुटाव भी देखने को मिले। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट करते हुए मैं सिंपल तरीके से आपको बता देना चाहती हूँ कि जो राजनीतिक एकरूपता है उसका अभाव देखने को या पतन देखने को मिला हमें। इसके अलावा मैं आपको एक पॉइंट और यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी। थोड़ा सा मैं आपको ये दिखा दूँ स्लाइड्स को मूव करके। देखिए मैंने इसमें यही लिखा है कि 1967 तक का काल राजनीतिक एकरूपता का काल था। फिर क्या हुआ कि 1967 के बाद एक टेंडेंसी तो ये देखने में आने के लगी कि अन्य दलों की सरकारें बनने लगी। अब अन्य दलों की सरकारें जो बन रही थी उनमें कोई एक दल बहुत अधिक मजबूत नहीं था, तो बहुत सारे दल मिलकर गठबंधन बनाकर गठजोड़ बनाकर सरकार बनाने लगे। तो ये भी एक चीज़ देखने को मिली। आप देखेंगे कि 1978 के बाद केंद्र में भी कांग्रेस नहीं रहती है, वहाँ पर भी गैर कांग्रेसी जनता दल सरकार आ जाती है और वो पूरी तरह से जनता दल पार्टी की सरकार नहीं होती है। बहुत सारे घटक दल होते हैं, राजनीतिक दल है जो आपस में गठबंधन कर केंद्र सरकार बनाती है। तो वो एक दौर चल पड़ता है, राज्यों में भी गठबंधन की सरकारें बनने लगती हैं और केंद्र में भी गठबंधन की सरकारें रखती है। तो फिर एक तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि फिर से राजनीतिक एकरूपता का आगमन होने लगा है। कैसे राजनीतिक एकरूपता का आगमन होने लगा ये आप देख सकते हैं। 2014 के इलेक्शन के बाद आपने देखा होगा कि बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आई है, बहुत सारे राज्य सरकारों में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है। तो इससे देखने लगा कि फिर से राज्य और केंद्र सरकार में जो है राजनीतिक एकरूपता देखने को मिल रही है कि बड़े स्तर पर, क्योंकि अभी तक देखा नहीं गया था। गठबंधन के कारण जो है राजनीतिक एकरूपता उतनी देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। अब हम जो है सेकंड पॉइंट पर मूव करते हैं। मैं थोड़ा स्लाइड को टर्न कर लेती हूँ। अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति, रिएक्शन अगेंस्ट मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 है, आई थिंक ये जो है 10वीं बार अभी तक डिस्कस हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इसको समझाने की कोशिश करती हूँ फिर से एक बार, क्योंकि लास्ट टाइम में आप इसको बहुत अच्छे से प्रेसिडेंट की जो कार्य प्रणाली है उसमें पढ़ चुके हैं और फर्स्ट चैप्टर में मैंने इसको एक्सप्लेन किया, सेकंड में भी और थर्ड में भी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो आज फोर्थ में भी थोड़ा सा कर ही लेते हैं। अनुच्छेद 356 किससे रिलेटेड है? अनुच्छेद 356 है राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंशियल रूल से रिलेटेड है। अब ये प्रेसिडेंशियल रूल क्या होता है? प्रेसिडेंशियल रूल में ये है कि राष्ट्रपति को अगर लगता है कि जो राज्य सरकार है वो संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है, केंद्र सरकार के आदेश का पालन नहीं कर रही है, ऑब्वियसली केंद्र सरकार के आदेश का पालन ना करना यानी कि संविधान का पालन ना करना, कुछ ऐसे हमारे यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं जिसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार के आदेशों को मानना पड़ेगा राज्य सरकार को। तो ऑब्वियसली अगर राज्यपाल यानी कि गवर्नर ऑफ स्टेट का रिपोर्ट कर दे राष्ट्रपति को कि ये जो है केंद्र सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रहे, या संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई या संविधान के अनुसार ये काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ जो राज्य सरकार है उसको हटाकर राष्ट्रपति अपना शासन लेकर आए। ये जो सिंपल सा आर्टिकल 356 है राष्ट्रपति शासन, इसका मिसयूज बहुत बार हुआ है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सत्ता में अगर सत्ता में यानी कि केंद्र में जो सरकार है किसी एक पार्टी की है, उसके ठीक विरोधी दल की राज्यों में सरकार है, मान लीजिए 2-3 राज्यों में उसके विरोधी दल की सरकार है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार कोई ना कोई ऐसा जरिया ढूंढेगी या बहाना ढूंढेगी कि राज्य सरकारों के लूप होल्स निकाले जाएं और किस तरह से उन्हें जो विपक्ष की पार्टी है राज्य सरकार जो है उसको हटाकर वहाँ पर राष्ट्रपति का शासन लगाया जाए, गवर्नर के थ्रू वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल करेगा। और ये तो आपको पता है प्रेसिडेंट रूल का एक्चुअल में ये नहीं कि राष्ट्रपति शासन करता है, एक्चुअली राष्ट्रपति हमारे रबड़ स्टैम्प की तरह है, काम इनडायरेक्टली या यूँ कहे अप्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष तौर पर कौन करता है? केंद्र सरकार ही करती है। तो ऐसे में जो है ऐसा कई बार देखा भी गया है। पिछले से पिछले साल जो है अरुणाचल प्रदेश में ऐसे सुनने में आया था कि इस तरह की परिस्थितियाँ बनी कि वहाँ की जो कांग्रेस सरकार है वहाँ पर हटाकर बात चली। गवर्नर ने कहा प्रेसिडेंट को कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लेकर आया जाए, लेकिन बात जो देखी जाए तो कुछ अलग ही थी। लेकिन वही है कि मिसयूज़ ना हो जाए, ये चीज़ भी यहाँ वहाँ पर देखने को मिली। ऐसा ही इंदिरा गांधी के टाइम में भी बहुत बार देखने को मिला। राज्य सरकारों ने ये आरोप लगाया कि उनके ऊपर गलत तरीके से अनुच्छेद 356 इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और आप इसके दुरुपयोग को इसी तरह से देख सकते हैं कि अब तक ये 130 से अधिक बार अलग अलग स्टेट्स में लग चुका है। अब जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं इस तरह की जो चीज़ें हैं। तो उससे पता चलता है कि हमारी जो संघवाद है या हमारा जो केंद्र राज्यों के संबंध है उसमें एक नई उभरती हुई प्रवृत्ति देखने को ये मिल रही है कि राष्ट्रपति शासन को बहुत अधिक इम्प्लीमेंट किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। तीसरा है क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका और केंद्र सरकार में उनकी भागीदारी। क्षेत्रीय दल क्या होते हैं, इस पर एक अलग से हम चैप्टर करेंगे 4th यूनिट में। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझे कि जो क्षेत्रीय दल होते हैं खासतौर पे 1967 के बाद जब कांग्रेस की सत्ता में सरकार नहीं रही और उसकी जगह पर जो है गैर कांग्रेसी सरकारें राज्यों में आने लगी लगभग 8 के आसपास, तो ये क्षेत्रीय दल बहुत उभर कर सामने आई। देखने को मिला जो ये 8 राज्य सरकारें गैर कांग्रेसी बनी थी, इसमें क्षेत्रीय दलों की भूमिका बहुत अधिक बढ़ गई थी। क्षेत्रीय दल वो होते हैं जो किसी एक क्षेत्र विशेष से संबंधित होते हैं और उनका पूरा फोकस जो होता है उस बेसिकली उस पर्टिकुलर क्षेत्र के विकास की वो बात करते हैं। उस पर्टिकुलर क्षेत्र में ही अपने इलेक्शंस को लड़ते हैं। ज़्यादा फैलाव करने की कोशिश नहीं करते हैं कि वो पूरे देश में जो है अपने पार्टी के जो घोषणा पत्र हैं उनको पूरे देश में फैलाए। वो सिर्फ एक क्षेत्र विशेष के तौर पर ही जानी जाती हैं। जो ये क्षेत्रीय दल होते हैं, जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगी इन क्षेत्रीय दलों के बारे में। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपकी यहीं पर हरियाणा में अगर आप देखा जाए तो राष्ट्रीय लोकदल जो है चौटाला ग्रुप जो था पुराना, ओम प्रकाश चौटाला, देवीलाल, इनका जो ये राष्ट्रीय लोकदल थी, लोकदल एक क्षेत्रीय दल की तरह उभर कर सामने आया था। इसी तरह से बंसीलाल की विकास पार्टी जो थी वो भी एक क्षेत्रीय दल ही था। इसी तरह से आप पंजाब में देखेंगे अकाली दल है, वो एक क्षेत्रीय दल है। ये पर्टिकुलर दल जो है उस क्षेत्र विशेष में होते हैं। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम आप देख सकते हैं। इसी तरह से तमिलनाडु में डीएमके, एडीएमके, वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट तृणमूल पार्टी, सीपीआई, सीपीएम तो नहीं, सीपीआई सीपीएम सॉरी नेशनल लेवल की है, तृणमूल भी अब नेशनल लेवल में आ गई है लास्ट ईयर। बट ये क्षेत्र विशेष से ही जुड़ी हुई पार्टियां हैं। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना है, ये क्षेत्रीय दलों की तरह ही जानी जाती हैं। हालांकि आगे ये एक्सपेंड कर इनमें से बहुत कम उदाहरण है जो आगे जाकर नेशनल पार्टी बनी है, लेकिन ये क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। और ये ऑब्वियसली क्या करती है, इलेक्शन जीत भी जाती है और कई बार राज्यों में सरकारें भी बना लेती हैं। और जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं यानी कि केंद्र सरकार बनने का टाइम होता है, तब भी ये जो है अपने एमपीज की सीट के लिए खड़ा करती हैं अपने सदस्यों को और वो जीत जाते हैं। तो क्या करेंगे, मान लीजिए हरियाणा में 5 लोग जो है सांसद के तौर पर चुने गए हैं। 10 में से 10 सीट है ना लोकसभा की हरियाणा में, उसमें से 5 जो है सांसद के तौर पर एक क्षेत्रीय दल ने जीत लिए हैं। तो वो जो केंद्र सरकार से बार्गेनिंग करेगी, क्योंकि वो 5 अकेले कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। हाँ, अगर वो किसी बड़े दल के साथ जुड़ के केंद्र में सरकार बनाने में थोड़ा बहुत सहयोग दे दे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ऐसे में जो है केंद्र में सरकार बनाने में भागीदारी जो है देखने को मिल रही है इन क्षेत्रीय दलों की, क्योंकि ये अगर जुड़ जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि अकाली दल को ही ले हम, अकाली दल जो अगर बीजेपी से जुड़ गया केंद्र सरकार, तो वो डिमांड करते हैं कि हम जो सदस्य दे रहे हैं उनमें से किसी एक को आप कोई मंत्री पद पर दे दो या फिर हम आपकी सरकार बनाने में मदद कर दे। तो केंद्र सरकार में भी इन क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ते हुए देख सकते हैं। 1983 में तो इतनी अधिक भूमिका बढ़ गई थी, जो आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी है वो एक मजबूत केंद्र में विपक्ष के तौर पर उभर कर सामने आई। तो ये देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा इनकी भूमिका बढ़ती जा रही है। फिर है राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग, डिमांड फॉर स्टेट ऑटोनॉमी। आई had already done chapter 3rd and already uploaded 2 videos related this chapter, related this point, so I am not going to discuss it again. मैं दोबारा से इसे नहीं करने वाली हूँ। आप
चैप्टर 3 की दोनों वीडियोस देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय संघवाद में राज्यों की स्वायत्तता की मांग क्यों बढ़ रही है, ये क्यों एक उभरती हुई प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। फिर हम अगले नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, जो कि है भारतीय संघ में नए राज्यों की मांग। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एमसीक्यू भी है कि ऐसे कौन कौन सी जगह है जहाँ से नए राज्यों की मांग उभर कर आ रही है। देखिए, वैसे तो आपको कई बार डिस्कस करके बता दिया आर्टिकल 3 के बारे में कि जो राज्य की सीमाओं को छोटा करना, बड़ा करना, नए राज्यों में से निकालना है, पूरा तरह से केंद्र के ऊपर डिपेंड करता है। केंद्र चाहे तो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, जैसे कि 1999 में किया था। यूपी से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड को निकाला गया था, इसी तरह से एमपी से छत्तीसगढ़ को निकाल कर अलग कर दिया गया था। लेकिन देखिए, अब केंद्र सरकार पर ही पूरी तरह से डिपेंड नहीं करता। जब तक क्या है कि कुछ ऐसे राज्य भी हमें देखने को मिले हैं हमारे संघीय व्यवस्था में, जिन्होंने एक समय में मांग की है अलग होने के लिए और कर भी रहे हैं, और जरूरी आने वाले समय में आप देख भी सकते हैं कि शायद उनकी मांग इतनी ज़्यादा अधिक हो जाए कि उन्हें अलग स्टेट भी बना दिया जाए। तो भारतीय संघ में ये भी प्रवृत्ति उभरती हुई देखने को मिली है कि कहीं ना कहीं क्या किया है, अलग स्टेट बनाने की मांग चल रही है। और ये प्रवृत्ति कहाँ से देखने को मिली, अगर आप थोड़ा सा इतिहास में जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला जो प्रदेश था जिसने अलग राज्य होने की मांग की थी, भाषा के आधार पर एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि पहला राज्य कौन सा था। आंध्र प्रदेश था जिसने अलग होने की मांग की थी 1953 में। और भाषा के आधार पर, ये भी एक एमसीक्यू है कि किस आधार पर, जाति के आधार, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार, तो भाषा आपको इसमें लिखना है। 1953 में भाषाई आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश एक नए राज्य का निर्माण हो गया था। और फिर धीरे धीरे और भी राज्यों की डिमांड उठने लगी थी। तो संघीय सरकार ने अनुभव किया कि राज्यों का पुनर्गठन का जो प्रश्न है, इसको फिर से टटोला जाए। और 1953 में क्या किया, एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसे कि कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, जो है उसकी नियुक्ति की गई। और 1956 में एक एक्ट भी बना दिया गया। तो आयोग कब नियुक्त किया गया, ये 1953 में। और एक्ट या अधिनियम कब बन गया, यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ये 1956 में बना। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आप इसको जरूर याद रखें और बहुत बार पूछा गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो बहुत ही बार पूछा गया है। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 जब लागू हुआ, तो उसके लागू होने के बाद वो डिसाइड करता है, वो आयोग की रिपोर्ट के बाद जब ये एक्ट लागू हुआ, तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि अब राज्य जो है भारत में, उनका पुनर्गठन किया जाएगा। और किस आधार पर, भाषा के आधार पर। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो आप देखेंगे कि उसके बाद जो है 1960 में बम्बई प्रांत से जो है महाराष्ट्र और गुजरात बनकर उभरे। इसी तरह से 1966 में पंजाब प्रांत से पंजाब और हरियाणा अलग बनकर उभरे। और अभी 1999 में जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो ये अलग अलग जो है राज्य उभर के सामने आए। और डिमांड यहीं तक नहीं रुकी। आप देख सकते हैं जो तेलंगाना बना था 2013 में, आई थिंक, आई एम नॉट, इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ कमेंट कि कब बना था। तो तेलंगाना जब बना था तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। और डिमांड थी तेलंगाना के लोगों की कि उन्हें जो है उनका विकास और अच्छे तरीके से हो सकता है अगर वो अलग स्टेट की तरह बनेंगे। तो तेलंगाना को अलग कर दिया गया केंद्र सरकार द्वारा। तो ऐसे ही मांग जो है, ये देखा गया है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में ऐसी राजनीतिक प्रवृत्ति उभर कर देखने को मिल रही है कि नई राज्यों की मांग लगातार बढ़ रही है। जैसे महाराष्ट्र में एक विदर्भ का एरिया है, ईस्ट महाराष्ट्र की तरफ, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट महाराष्ट्र में, जो कि एक सूखा एरिया है। वो चाहते हैं कि उनको महाराष्ट्र से अलग कर दिया जाए। तो वहाँ जो सरकार बनेगी वो ज़्यादा ध्यान दे पाएगी विदर्भ का। विदर्भ देखो, भारत में सबसे ज़्यादा किसान जो आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, वो विदर्भ का एरिया, क्योंकि वहाँ पर बहुत सूखा इलाका है, कई कई वर्षों तक सूखा पड़ता है। और जो किसान कर्जे में होते हैं वो फिर सुसाइड कर लेते हैं। तो ये एक विडंबना है, या यूँ कहे कि एक दुख की बात है कि जो विदर्भ का एरिया है इसलिए ज़्यादा जाना जाता है, फेमस है। तो यहाँ पर लगातार लोगों की डिमांड उठती रही है कि उन्हें महाराष्ट्र से अलग करके अलग से एक विदर्भ राज्य बना दिया जाए, ताकि वहाँ की राज्य सरकार जब बनेगी तो वो उस क्षेत्र पर विशेष तौर पर ध्यान देगी, उसे अनुदान एलोकेट होंगे, अनुदान सहायता मिलेगी, वित्तीय सहायता मिलेंगी, और वो ज़्यादा फोकसली उस एरिया को डेवलप कर सकेंगे। इसी तरह से कर्नाटका में कोडवा, असम में बोडोलैंड, पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड, उत्तर प्रदेश
में हरित प्रदेश, बुंदेलखंड, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है डिमांड कर रहे हैं। तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि वेस्ट बंगाल में कौन सा एरिया जो करता है। गोरखालैंड जो है एक नस्ली आधार पर करता है, गोरखा जाति के आधार पर उनकी डिमांड है कि उनको अलग किया जाए। इसी तरह से जो हरित प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है, थोड़ा हरियाणा से लगता है, राजस्थान और यूपी से उत्तराखंड से टच होता है, वो जो एरिया है, जाट बहुल एरिया है, वो चाहता है कि उसे यूपी से इसलिए अलग किया जाए क्योंकि वो ज़्यादा विकसित प्रदेशों की श्रेणी में ज़िले हैं उसके अंतर्गत, और वो और भी अच्छे तरीके से अपना विकास कर सकते हैं। कुछ रीज़न ये भी है कि जो कैपिटल है लखनऊ, वो इस एरिया से बहुत अधिक दूर है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स हैं यहाँ के लोग आम लोगों को करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी जो डिमांड्स हैं अलग अलग जगहों पर देखने को मिलती हैं। तो ये जो है आपका 5th पॉइंट हो गया। और आपको जो ये महाराष्ट्र के जो अभी मैंने आपको ये करवाए हैं, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं आप लोगों को, क्योंकि ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है। ये सारे आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, राज्यों के राजस्व स्रोत की बढ़ती हुई मांग। राजस्व स्रोत यानी कि रेवेन्यू, क्यों राज्य सरकारें चाहती हैं कि उन्हें रेवेन्यूज़ या आय के साधन उनके बढ़ने चाहिए। ये भी छठा जो पॉइंट है मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। सेकंड खास तौर पे आपको मैं याद दिला दूँ कि कौन सा, तो आपने अगर सेकंड चैप्टर की सेकंड वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि स्टेट और राज्यों में किस तरह से हो रखा है, और उस डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान ही आपको पता चला होगा कि केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है आय के साधनों के डिस्ट्रीब्यूशन में भी। चाहे आप वित्त आयोग को देखें, चाहे अनुदान सहायता प्राप्त करने हो या ऋण लेने की क्षमता के बारे में देखें, तो केंद्र सरकारें जो हैं राज्य सरकारों पर हावी है। तो ये भी भारतीय संघीय व्यवस्था में एक उभरती हुई प्रवृत्ति देखने को मिल रही है कि राजस्व के स्रोत जो है, आय के जो संसाधन है, रिसोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, स्टेट्स उनके लिए लगातार मांग कर रही है कि उन्हें अधिक से अधिक जो है आर्थिक स्वतंत्रता दी जाए। 7वां पॉइंट है केंद्र व राज्य के संबंधों के पुनर्निर्धारण की मांग। देखिए, केंद्र राज्यों के संबंध अभी तक आपने पढ़े होंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शक्तियों के आधार पर देखा है, सूचियों में देखा है कि किस तरह से केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। 356 आर्टिकल के बारे में मैं बता चुकी, 352 के बारे में, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए जिसमें आपने देखा होगा कि केंद्र राज्य संबंधों में केंद्र राज्य के ऊपर अधिक हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो राज्यों की लगातार ये मांग रही है कि उनकी स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें भी थोड़ी शक्ति चाहिए, थोड़ी नहीं, इनफैक्ट अच्छे इस तरह की पावर चाहिए कि वो अपना काम अच्छी तरीके से कर सके और केंद्र सरकार किसी तरह का हस्तक्षेप ना करे उनके कामों में, उन्हें बार बार केंद्र सरकार के पास जाना ना पड़े, उन्हें थोड़ी स्वायत्तता दी जाए। तो इसके लिए जो है पुनर्निर्धारण यानी से फिर से निर्धारित किया जाए, फिर से सोच विचार किया जाए केंद्र राज्य के संबंधों में, और उसको लेकर हुआ भी है। मैंने सरकारिया कमीशन के बारे में आपको बताया था जो 1983 में बनाया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में, और 1987 में उसने अपनी रिपोर्ट दी थी। 247 उन्होंने रिपोर्ट्स के पॉइंट्स दिए थे। क्या क्या दिए थे मैं ये आपको बता चुकी हूँ 3rd चैप्टर की वीडियोज़ में, तो वो आप एक बार ज़रूर उसको देख लें। इसी तरह से जो पुंछी कमीशन बना था 2007 में, तो उन्होंने भी रिकमेंड किया पुनर्निर्धारित करने की मांग की। उन्होंने बताया कई सारे ऐसे पॉइंट डिस्कस किए, राज्यपाल की भूमिका या फिर 356 आर्टिकल का मिसयूज़, ये बहुत सारे पॉइंट्स कि इनको कैसे कम किया जा सकता है और जो राज्य सरकार है उनको सेटिस्फाइड किया जा सकता है इस मामले में। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट निर्धारण करने की राज्य सरकारें लगातार मांग कर रही है, सुझाव दे रही हैं, ताकि आपस में केंद्र राज्यों में मधुर संबंध रहे और थोड़ा स्वतंत्र होकर राज्य सरकारें काम कर सकें। फिर क्षेत्रवाद का बढ़ावा। क्षेत्रवाद पर हम 4th यूनिट में अलग से पॉइंट करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्षेत्रवाद। वही पहले मतलब समझे, क्षेत्रवाद जहाँ से भी जुड़ गया तो वो एक तरह से अवधारणा बन जाती है। क्षेत्र को लेकर एक अवधारणा बन जाना यानी कि अपने क्षेत्र विशेष से ही लगाव ज़्यादा रखना, उसे क्षेत्रवाद कहते हैं। उन्हें देश की परवाह ना होकर क्षेत्र विशेष की परवाह होना, वो क्षेत्रवाद कहलाता है। तो ये एक बहुत अच्छी सोच तो है नहीं, लेकिन हाँ, समय के साथ भारतीय संघीय व्यवस्था में ये उभरती हुई चुनौती देखने को मिल रही है कि क्षेत्रवाद की भूमिका बहुत अधिक बढ़ रही है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो क्षेत्र के आधार पर बन रही हैं। अभी मैंने बहुत सारे
एग्जाम्पल दिए थे कि जैसे कि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, याद रखिएगा इन पॉइंट्स को क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जाता है कि अकाली दल कहाँ की पार्टी है, पंजाब की। तो पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, असम गण परिषद, तमिलनाडु में डीएमके, एडीएमके, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, एमसीक्यू में भी पूछा गया था ये, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। इसके अलावा महाराष्ट्र में शिवसेना, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल, ये सारे क्षेत्रवादी पार्टियां कहलाती हैं। अभी मैंने बताया कि क्षेत्रवादी पार्टियां जो या क्षेत्रीय पार्टियां कौन सी हैं। तो ये जो है निरंतर जो है अपने क्षेत्र, ये जो पार्टीज या फिर यूं कहे कि जो क्षेत्रवाद दिखाने वाली पार्टी, अपने क्षेत्र विशेष से प्यार करने वाले जो राजनीतिक दल है, अगर वो सत्ता में आ जाते हैं तो वो ऑब्वियसली अपने क्षेत्र को विशेष अहमियत देते हैं, अपने क्षेत्र के हितों की पूर्ति करने के लिए लगातार सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं, लगातार स्वायत्तता की मांग करते हैं। इसी वजह से क्या आपस में केंद्र और राज्यों में विवाद भी देखने को मिलता है बहुत बार। और ये जो इसके अलावा उनका ऐसा कारण क्या है कि अपने क्षेत्र के विकास की बात तो हर एक को करनी चाहिए। बात ये हो जाती है कि कई बार देश कल्याण के लिए भी जो जरूरी होते हैं ना, उनको वो दिखाई न देकर अपना क्षेत्र विशेष से दिखाई देता है। इससे केंद्र राज्य के संबंधों में कहीं ना कहीं मनमुटाव पैदा होता है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों को पता है कि अगर वो 5 साल के लिए आ गए हैं सत्ता में, तो अगले 5 साल, अगले जब इलेक्शंस होंगे तब उन्हें दोबारा सत्ता में आने के लिए वो बातें उनके पास हों, लोगों को वो कह सके कि देखो हमने आपके क्षेत्र के लिए ये विकास किया। तो ये टेंडेंसी भी देखी गई है राजनीतिक उसमें, भारतीय राजनीतिक उभरती प्रवृत्तियों में, कि क्षेत्रवाद जो है बहुत अधिक बढ़ रहा है। हालांकि इससे रिलेटेड हम एक अलग से हम करने वाले हैं चैप्टर 4th यूनिट में, तो उसमें और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। केंद्र व राज्यों में राजनीतिक एकरूपता की संभावनाएं, ये एक बिल्कुल नया पॉइंट है। हमने फर्स्ट पॉइंट शुरू किया था कि एकरूपता का पतन हो रहा है, अब हम कह रहे हैं कि संभावनाएं दिख रही हैं। कैसे, मैंने फिर से मैं बता देती हूँ कि 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तो बीजेपी सत्ता में आने के बाद जो बीजेपी को लगभग 282 के आसपास सीटें मिली, पूर्ण बहुमत मिला। अभी तक क्या हो रहा था, ज़्यादातर 40 दशकों के इतिहास में ये हो गया था 2014 से पहले कि ज़्यादातर केंद्र सरकारें जो है आपस में गठबंधन की सरकारें बन रही थी, बहुत सारे दलों को मिलकर बहुमत नहीं मिल रहा था किसी भी पार्टी को। और जब गठबंधन की सरकारें बनती हैं ना, तब क्या होता है कि दल आपस में, ऐसा तो नहीं है प्यार मोहब्बत में आकर गठबंधन बना लिया और एकजुट होकर चलो भाई देश के कल्याण के लिए सब एक पार्टी से एक साथ होकर सत्ता में आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। कोई क्षेत्रीय दल जब अपने सांसदों को देता है या फिर सरकार बनाने के लिए अपने सांसदों को दे रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी कुछ डिमांड होती है। वो डिमांड आप समझ जाइए, करप्शन की तरह ही है डिमांड। तो ऐसे में केंद्र सरकारों को कई बार सरकार गिर ना जाए, ये अपना समर्थन वापस ना ले ले क्षेत्रीय दल, तो उनकी बहुत सारी मनमानियाँ माननी पड़ती हैं केंद्र सरकार को। तो ये गठबंधन की सरकारें अभी तक 40 दशकों के इतिहास में देखने को मिल रही थी, लेकिन 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट पूर्ण बहुमत के साथ आती, उसे किसी अन्य पार्टी की जरूरत ही नहीं होती। हालांकि वो एक अलायंस के साथ है जिसे एनडीए कहा जाता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू है, आप नोट भी कर लेना एनडीए की फुल फॉर्म क्या है। तो उनको वो सत्ता में आती है, उनको सीट्स मिलती है। इसी तरह से पूर्ण बहुमत का यानी कि राजनीतिक एकरूपता जो है केंद्र में देखने को मिली पूर्ण बहुमत के साथ। और राज्य सरकारों में भी धीरे धीरे 2016-17 तक आते आते 15 से अधिक स्टेट्स में जो है राज्य सरकारें बीजेपी की ही हो गई। तो केंद्र और राज्यों में आप देखा गया कि केंद्र में बीजेपी की सरकार और राज्य सरकारों की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जो बीजेपी की हैं। 2019 में आते आते आप देखोगे कि 303 का पूर्ण बहुमत लेकर, हालांकि एनडीए में 354 जो कि अलायंस है, बीजेपी सबसे बड़ा दल है उसमें, और 12 अन्य घटक दल हैं, लेकिन अकेले बीजेपी को ही 303 सीट्स मिल गई, पूर्ण बहुमत मिल गया। और बाकी की जो 51 सीट्स है, घटक दल जो 12 अन्य दल हैं वो जीत कर लेकर आए। तो उन्होंने गठजोड़ किया, सरकार बनाई, केंद्र में भी बनी और राज्यों में भी देखा जा रहा है टेंडेंसी है कि ज़्यादातर बीजेपी की ही गवर्नमेंट आ रही है। तो ये देखने को मिल रहा है कि एक संभावना आई है कि केंद्र राज्यों में फिर से राजनीतिक एकरूपता आने लगी है। 10वां पॉइंट जो है, राजनीति में धर्म, भाषा, जाति, संप्रदाय आदि की बढ़ती भूमिका। हालांकि आपकी बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन मैं ये ऐड करवा रही हूँ कि भारतीय संघीय व्यवस्था में ये भी देखने को मिल रहा है कि केंद्र राज्यों में जो मनमुटाव आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति, भाषा पर आधारित राजनीति, जाति प्रथा पर आधारित राजनीति, संप्रदाय, कम्युनिटी आदि पर बढ़ती हुई जो राजनीति है वो देखने को मिल रही है और देश की कहीं ना कहीं अखंडता में या एकता में यूं कहे कि ये दरार ला सकती हैं।
हालांकि हम फोर्थ यूनिट पूरी की पूरी इन्हीं भाषा धर्म जाति के पर करेंगे, लेकिन फिर भी इस पॉइंट को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आपकी बुक में 9 ही पॉइंट है, आप ये 10 पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो। जो आपका 12वां चैप्टर है उसमें 21 से 24 पॉइंट्स है, तो उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स हम निकाल के इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो तब की तब देखा जाएगा। अभी के लिए आप ये 10 पॉइंट्स करें। अच्छे से करने के बाद होपफुली जो है आपकी सैटरडे को डाउट क्लासेस होगी, उसमें सेकंड थर्ड फोर्थ सेकंड चैप्टर के ही डाउट ले पाएंगे हम लोग। सेकंड और थर्ड चैप्टर के डाउट्स लिए जाएंगे, सेकंड थर्ड चैप्टर का टेस्ट भी होगा, तो आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें। फिर फोर्थ चैप्टर के डाउट लिए जाएंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, बस आपका काम है आप कंटिन्यूटी के साथ देखते रहें। वीडियो जो नहीं देखे उनको देखते रहें। कमेंट सेक्शन में अब जो है आप अपनी अटेंडेंस जरूर दें बच्चों। अगर आपकी अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है, आगे फर्दर हमें ये भेजनी पड़ती है, तो आप अटेंडेंस ज़रूर दें और अपने नोट्स बनाते रहें, क्योंकि कभी जब भी आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस होगी आपके नोट्स चेक किए जा सकते हैं। तो आप ये चीज़ कंटिन्यूटी के साथ करें। थैंक यू सो मच।